हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, स्नाइडर कट के रिलीज के बाद ही मानो एक नई उमंग और तरंग ही निकली हो जो इसे मास्टरपीस या तो एंड गेम से बेहतर होने का दावा करते हैं। खास करके कुछ फेसबुक ग्रुप्स और इंस्टा पेजेस जो कभी एंड गेम को टट्टी कहते हैं या कभी स्नाइडर कट को एंड गेम के सामने। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को ही जितना हो सके मैं प्रोफेशनली कंपेयर करके देखता हूँ कि असल में कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी कम अच्छी है, क्योंकि ये दोनों ही ब्लॉकबस्टर और इपिक मूवीज हैं। तो गाइस, स्नाइडर और रूसोस का शुभ नाम लेकर चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टोरी एंड इट्स टाइम। सबसे पहले बात करते हैं स्नाइडर कट के बारे में। तो गाइस, ये 4 घंटे लंबी है लेकिन काफ़ी औसम है और 4 घंटे कब ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। वही मूवी पूरी तरह से बैलेंस्ड है, जिसकी एंडिंग फाइट को देखकर आपको नहीं लगेगा कि इस फाइट में बस सुपरमैन ही एग्जिस्ट करता है जैसा 2017 की जस्टिस लीग में लगा था, बल्कि इसमें बैटमैन का अपना ही रोल है जो कि लीग को इस डिफेंसिव डोम को तोड़कर अंदर ले जाना था। वहीं एक्वामैन और वंडर वुमन स्टेपनवुल्फ को रोकते और फ्लैश चार्ज जनरेट करता ताकि साइबोर्ग को यूनिटी के अंदर एंटर करने का मौका मिलता और मदर बॉक्सेस को सिंक्रोनाइज यानी कि एक साथ जुड़ने से रोक देते। मोटे मोटे तौर पर यही है स्टोरी, लेकिन इस स्नाइडर कट में साइबोर्ग और फ्लैश पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जहां साइबोर्ग की बैक स्टोरी देखने को मिलती है जो उसके कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। वैसे ही फ्लैश और आइरिस वेस्ट की पहली मुलाकात दिखाई गई है। यहाँ तक कि दुनिया सुपरमैन के जाने के बाद कैसे बदल चुकी थी इस पर भी फोकस किया गया है, या मेन विलन डार्कसाइड को अगली आने वाली सीक्वल्स के लिए बेहतरीन तरीके से टीज किया गया था। वहीं लूथर और डेथस्ट्रोक का मीटअप दिखाकर बैटमैन की सोलो सीक्वल टीज करना एकदम सही था। वहीं बात करें एंड गेम की तो ये 3 घंटे की है और ऑफ कोर्स आपको पता नहीं लगेगा कि मूवी कब खत्म हुई, बजाय उसके लॉन्ग रन टाइम के। वेल, स्टोरी है एवेंजर्स के हारने की थैनोस के अगेंस्ट, और इस हार के बाद किस पे कितना और कैसा असर पड़ा है शुरुआत में यही दिखाया गया है। यहाँ तक कि 5 साल के टाइम गैप के बाद भी कैसे कुछ हीरोज डिप्रेशन का शिकार होकर बिल्कुल चेंज ही हो गए, या कुछ फैमिलीज लेकर सेटल हो गए, या कुछ ऐसे थे जो हीरोज के ग्रुप को एकजुट करने में लगे हुए थे, ये तक दिखाया गया है। वहीं टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ को काफ़ी सिंपल और तो और टू द पॉइंट आपको देखने मिलेगा, जिस कारण स्टोरी को समझना काफ़ी इजी था हर किसी के लिए। या बात करें एंड फाइट की तो बैटल को काफ़ी बैलेंस्ड किया गया है, जहाँ कभी हीरोज़ की टीम भारी पड़ती है तो कभी विलन की, मगर एट लास्ट विलन की प्रॉपर आर्मी के अगेंस्ट हीरोज़ की प्रॉपर आर्मी इस बैटल को इपिक बना देती है। यहाँ तक कि इसकी एंडिंग आयरन मैन के डेथ के साथ या कैप्टन के बूढ़े होने के सीन्स आपको इमोशनल तक कर देगी। प्लस थॉर की सीक्वल को टीज करना, आयरन मैन का फ्यूनरल, फैल्कन और विंटर सोल्जर के अपकमिंग टीवी शोज को सेट करने से लेकर एक परफेक्ट एंडिंग जिसे बोलते हैं वो भी है इस मूवी में। नंबर 2, VFX एंड CGI। वेल, सुपर हीरो मूवीज में VFX जैसी चीज़ों का इस्तेमाल तो कॉमन ही है। आखिर डार्कसाइड या थैनोस जैसे विलन को बिना कंप्यूटर एनिमेशंस के कैसे दिखाया जाए। वैसे स्नाइडर कट में सुपरमैन के चेहरे को कोई खराबी नहीं हुई ज़्यादातर, जैसे जॉश वीडन के मूवी में सुपरमैन का फेस CGI किसी यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल से भी खराब था, या फिर उसका ब्लैक सूट जो परफेक्टली फिट, डार्क और शाइन कर रहा था। यहाँ तक कि एक्वामैन के ट्राइडेंट से इस बार सही तरीके से एनर्जी ब्लास्ट निकलते हुए विजिबल थे, या फ्लैश का आयरिस को बचाने के लिए निकलना, ग्लास का स्लो मो में ब्रेक होना, लाइटनिंग से बैरी का भर जाना काफ़ी औसम था। वहीं स्टेपनवुल्फ का आर्मर जो उसे फील कर सकता था वो तो और भी ज़बरदस्त था। और अगर कहीं पे कोई कमी थी वो डार्कसाइड के विजुअल्स में था, जहाँ डार्कसाइड भले ही काफ़ी डरावना था लेकिन वो DC के एनिमेटेड शोज वाले डार्कसाइड के बराबर भी देखने में मुझे सही नहीं लगा। दूसरी तरफ बात करें एंड गेम की तो इसके विजुअल्स वाकई काफ़ी सही, और जैसा मार्वल परफेक्ट करने की कोशिश करता है वैसा काफ़ी हद तक हुआ भी, इसलिए एकेडमी अवार्ड तक के लिए नॉमिनेट हुई। वेल, इसमें प्रेजेंट टाइम के थैनोस को कंपेयर करें पास्ट के यंग थैनोस से तो क्लियरली आपको डिफरेंस नज़र आएगा। वही स्मार्ट हल्क की अपीयरेंस, हाथों के बाल या फेशियल हेयर प्लस उसके विजुअल्स काफ़ी सही थे। या फाइनल बैटल में पोर्टल्स का खुलना और एक साथ सारे हीरोज़ और विलन्स की टोली के विजुअल्स को बनाए रखना काफ़ी औसम था। यहाँ तक कि विजुअल्स के जरिए एवेंजर्स फैसिलिटी पे बमबारी और परफेक्ट टाइम पर उसका टूटना और हीरोज़ का गिरना जितना सही था, उतना ही आयरन मैन के सूट्स में स्क्रैचेस के डिटेलिंग, हैमर हेड के डिटेलिंग या लाइटनिंग रिफोकसर एक्टिवेट होता हुआ दिखाना एकदम जहर था। वेल, ओवरऑल VFX और CGI एंड गेम के बेहतरीन थे, लेकिन कई जगह मिस्टेक्स जैसे टूटे शील्ड का दिखना, डॉक्टर स्ट्रेंज के गले में आई ऑफ आगामोटो वगैरह दिखना जैसी गलतियां भी थी, जो कहीं ना कहीं मार्वल वालों को चुभता जरूर होगा। नंबर 3, मूवी स्टोन।
यहाँ टोन का मतलब रिंगटोन या म्यूजिक नहीं है, बल्कि मूवी की टोन है। मतलब मूवी देखने में क्या फील दे रही है, जैसे सैड, हैप्पी, हॉरर, ऑप्टिमिस्टिक, यानी एक तरह आशावादी, या फिर क्या। तो गाइस स्नाइडर कट मेरे हिसाब से डार्क तो थी, आखिर ये एक डीसी मूवी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लाइट ही थी। जहाँ यहाँ ना ही एक्वामैन बैटमैन को उठाकर पटक रहा होता है उसकी बेइज्जती करके, या बैटमैन भी अपने बैटमैन वैसे सुपरमैन वाले हार्श मोड में नहीं था, बल्कि इस मूवी में इमोशंस, फन, ह्यूमर काफ़ी हद तक है। जहाँ अब इसी फाइट को देख लीजिए, जहाँ सुपरमैन के अगेंस्ट लड़ने के बाद फ्लैश के इस स्पीयर के कारण अब एक्वामैन इशारों में फ्लैश की लेने की धमकी देता है। वहीं साइबॉर्ग के पिता के मौत के बाद टोन बिल्कुल सीरियस और डार्क होने लगा था, मगर फिर लीग का असेंबल होना, बैरी का पावर ऑफ लव जैसी लाइंस ने इसे हल्का किया। वेल मैं कहूँ तो ये मूवी एंड तक आते आते इमोशनल और एक थ्रिलर साबित होने लगी। फिर चाहे वो सुपरमैन का रीबर्थ और उसका अपनी माँ से मिलना, लुइस की प्रेगनेंसी, स्टेपन उल्फ का अपने घर ना जा पाना जैसे सीन्स ने इमोशनल किया होगा आपको भी। मगर वहीं सुपरमैन की एंट्री नॉट इम्प्रेस्ड कहते हुए फ्लैश का स्पीड फोर्स जनरेट करके फ्लैश पॉइंट क्रिएट करना, या लीग का डार्क साइड के सामने खड़ा होना, और एट द एंड इस नाइटमेयर सीन ने जितना चौंकाया उतना ही लूथर और डेथस्ट्रोक की कन्वर्सेशन ने आपको थ्रिल किया होगा। दूसरी तरफ मार्वल की एंड गेम शुरुआती समय के लिए तो बिल्कुल डार्क थी, जहां ना ही इसमें कोई ज़्यादा ह्यूमर या फन था, बल्कि स्नैप के बाद कैसे दुनिया टूट के बिखर गई ये क्लियरली दिखाया गया है। जहां आधे से ज़्यादा हीरोज टूट चुके थे, जहां दुनिया में होप ही खत्म हो चुकी थी। वेल कैप्टन मार्वल आई टोनी को लेकर, तब तो थोड़ी फन नज़र आई थी, लेकिन फिर कैप्टन मार्वल रोने लगी, टोनी स्टीव पर गुस्सा हुआ, और थैनोस के गार्डन में थॉर और सभी टूट गए ये सुनकर कि इन्फिनिटी स्टोन्स ही नहीं रहे। मगर इसके बाद तो मूवी बिल्कुल ही लाइट हो गई, जहां 5 साल बाद स्मार्ट हल्क और उसकी कॉमेडी बाहर आई, एंटमैन वापस आया, टाइम ट्रेवल हुआ, रोडी और नेब्यूला की मोरैक प्लेनेट की हंसी मजाक की इस महापुरुष को देखकर। लेकिन तब भी कई मोमेंट्स या सीन्स थे जिसने आपको इमोशनल किया होगा, और वह थॉर था जो मोटा हुआ और नशे की हालत में अपने दुख के साथ टूट चुका था, जो पास में टाइम ट्रेवल करके जाकर अपनी माँ को देखकर बिलक बिलक के रोता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो ये मूवी एंटमैन के एंट्री के बाद फन, एक्शन और ड्रामा से भरी हुई थी, जो ऑफकोर्स मज़ेदार थी। यहाँ तक कि 10 में से 9 लोग आयरन की डेथ पर फूट फूट के रोए थे, जिसमें से एक मैं भी हूँ। नंबर 4 बैटल सीन्स। स्नाइडर कट में बैटल तो थे, लेकिन बहुत भयंकर वाले हैं। जहाँ डार्क साइड वार को ही देख लीजिए, जहाँ एटलांटियंस, ह्यूमंस, अमेजॉन्स, ओल्ड गॉड्स, ज्यूस, एरिस, लैंटर्न, वहीं दूसरी तरफ पैराडिमंस, आर्माडा, डार्क साइड, मदर बॉक्सेस और उन्हें चलाने वाले जादुई बाबा के बीच तगड़ी लड़ाई थी। जहाँ किंग ऑर्म के ट्राइडेंट की एनर्जी ब्लास्ट, लैंटर्न की मौत, या ज्यूस के लाइटनिंग स्ट्राइक, या एरिस का ये ज़बरदस्त अटैक डार्क साइड के ऊपर आपको सच हिला देगा, या सुपरमैन के रिटर्न पर उसका लीग के अगेंस्ट जाना, या बैटमैन के ऊपर लेज़र रिलीज करना, वहीं बैटमैन का उसे डिफेंड करना एकदम जहर सीन था। आखिर ही इस बैटमैन। या बात करें एंड बैटल की तो ये बहुत परफेक्टली बैलेंस्ड है, जहाँ बैटमैन डोम को गिरा देता है बैट प्लेन और बैट मोबिल के इस्तेमाल से, वंडर वुमन और एक्वामैन स्टेपनवुल्फ को रोकते हैं, फ्लैश चार्ज जनरेट कर रहा होता है, और जब साइबॉर्ग की जान खतरे में होती है तब सुपरमैन की एंट्री होती है, जो अपने आने के साथ ही आग लगा देता है। फिर चाहे वो स्टेपन उल्फ के कुल्हाड़ी को एक फूंक और पंच से डिस्ट्रॉय करना हो, या फिर अपने जोरदार पंचेस और लेजर्स के जरिए उसका हाल बेहाल करना हो, सुपरमैन लिटरली डेडली दिख रहा था। मगर जब मदर बॉक्सेस को एक साथ जोड़ा गया और दुनिया तबाह हो गई, तब फ्लैश का लाइट की स्पीड से तेज भागकर टाइम को रोककर दोबारा सब कुछ ठीक करना बिल्कुल औसम था। दूसरी तरफ एंड गेम के बैटल्स की बात करें तो थैनोस के गार्डन वाले फाइट में इतनी लड़ाई नहीं थी, मगर कैप्टन मार्वल की एंट्री, हल्क बस्टर का घर फोड़ते हुए बाहर आना, या थॉर के हाथों में स्टॉर्म ब्रेकर और रेज के साथ एंटर करके उसका हाथ काट देना जितना डेडली था, उतना ही थोड़ी देर के बहस के बाद उसका सर धड़ से अलग करना बिल्कुल शॉकिंग था। उतना ही टाइम ट्रेवल के वक्त का कैप्टन वर्सेस कैप्टन की एवेंजर्स टावर पर फाइट, या फिर एंडिंग की फाइट जब पास्ट का थैनोस प्रेजेंट में आता है और ट्रिनिटी से फाइट करता है, तो ये बहुत थ्रिलिंग था। जहां थैनोस थॉर की पुंगी बजा देता है, या आयरन मैन का लाइटनिंग रिफोकसर खोलना और थैनोस का उसे डिफेंड करना बिल्कुल परफेक्ट दिखा। लेकिन बैटल और मज़ेदार तब हुई जब कैप्टन म्योलनिर उठाकर अपनी वर्दीनेस थैनोस के सामने शो करता है और म्योलनिर से उसकी धुलाई शुरू करता है। मगर इसके बाद तो बैटल नेक्स्ट लेवल पे ही चली गई, जब एक तरफ थैनोस की आर्मी और वो था, और वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक हीरो की
पोर्टल से एंट्री होती है और एवेंजर्स वर्सेस थैनोस की आर्मी, जहां जबरदस्त बैटल था, जहां एक के बाद एक सारे हीरोज मौजूद थे। यहाँ तक कि इसमें वांडा ने भी थैनोस से कुछ हद तक अपना बदला लिया अपने साइनिक एनर्जीज की मदद से, या कैप्टन मार्वल का फ्लाई करते हुए स्पेस से एंटर करके सेंचुरी को डिस्ट्रॉय करना और फिर थैनोस से दो दो हाथ करना, जहां वो भी उसके हेयर अटैक से हिलती भी नहीं। लेकिन बैटल एंड हुई एक इमोशनल सीन के साथ, जहां आयरन मैन आई एम आयरन मैन कहकर स्नैप करके थैनोस और उसकी आर्मी को मिटा देता है। नंबर 5, अदर्स। अब यहाँ अदर्स यानी कि डायरेक्शन, बैकग्राउंड स्कोर और स्क्रिप्ट वगैरह की बात करूंगा मैं। तो स्नाइडर कट ऑब्वियसली डायरेक्टर जैक स्नाइडर की डायरेक्शन है, जो सही में बहुत ही परफेक्ट हुआ, जो फाइनली जस्टिस लीग मूवी के लिए एक जस्टिस है। यहाँ तक कि हर सीन्स या एक्शंस के लिए जैक के पास पहले से ही प्लान्स और आर्टवर्क्स रेडी रहते थे, जिन्होंने एक्टर्स और वीएफएक्स आर्टिस्ट के लिए काफ़ी आसान किया। यहाँ तक कि इस मूवी की राइटिंग क्रिस टेरियो जैसे ऑस्कर विनिंग राइटर विल बिल, जिन्होंने एक्वामैन की स्क्रीन प्ले भी लिखी है, और खुद जैक स्नाइडर ने की हो तो बात ही कुछ और होती है। वहीं मूवी में स्लो मोशन कट्स और वो पीछे बज रहे कई साउंड ट्रैक्स, जैसे एक्वामैन का रेस्क्यू करके जाना और देयर इज ए किंगडम सॉन्ग का प्ले होना, या फ्लैश का लाइट की स्पीड से भागने पर एट स्पीड ऑफ फोर्स सॉन्ग का प्ले होना, जितना इंटरेस्टिंग साबित हुआ उतना ही एलिसन क्रोई का हेलील्यूला जो मूवी के क्रेडिट्स के सामने प्ले हुआ। वेल ओवरऑल ऑलमोस्ट सारे साउंड ट्रैक सिचुएशंस को बहुत हद तक मैच कर रहे थे, जिस कारण मूवी और इफेक्टिव लगी। दूसरी तरफ एंड गेम को डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने, जिन्होंने विंटर सोल्जर, सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर को डायरेक्ट किया है मार्वल के लिए। वेल एंड गेम बहुत ही परफेक्टली डायरेक्ट है, क्योंकि हर मेन कैरेक्टर की जर्नी को यहाँ आखिरी बार के लिए दिखाया जा रहा था, जैसे कैप्टन, आयरन मैन, हल्क, क्योंकि बाकी फ्यूचर की मूवीज में ये नहीं आने वाले थे। वही मूवी में आज तक के सारे हीरोज की अपीयरेंस थी और उन्हें एक साथ एक ही समय पर हैंडल करना कोई आसान काम नहीं। वेल मूवी की स्क्रीन प्ले लिखी है मार्कस और स्टीफन मैकफेली ने, जो मार्वल स्टूडियोज़ के अभी तक के सबसे बेहतरीन राइटर्स माने गए हैं। यहाँ तक कि इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग के बाद लाखों थ्योरीज आई, मगर मूवी के राइटर्स के राइटिंग के पास कोई पहुँच भी नहीं पाया। यहाँ तक कि टाइम ट्रेवल जैसे कॉम्प्लिकेटेड और उलझन वाली चीज़ों को उन्होंने काफ़ी सिंपल रखा, जिस कारण 80% व्यूअर्स को कोई कन्फ्यूजन हुई ही नहीं। वरना टाइम ट्रेवल वाली मूवीज़ कितनी बेचैनी करती है लोगों के अंदर, ये आपने देखा ही होगा। जैसे इंटरस्टेलर, प्राइमर, लूपर जैसी मूवीज़ को देख लीजिएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। यहाँ तक कि मैं तो बचपन में प्रिजनर ऑफ आस्काबान देखकर ही पगला गया था। फिर मूवी के सॉन्ग्स जैसे डूम एंड ग्लो का प्ले होना, जब टोनी रॉकेट को रेचेट बोल देता है, या फिर हल्क का न्यू एसगार्ड जाना और सुपरसोनिक रॉकेट शिप सॉन्ग का प्ले होना, जो एवेंजर्स के अंदर पैदा हुए होप को भी बताती थी, या स्टीव और टोनी का 1970s में जाना और हे लेडी मामा सॉन्ग का प्ले होना 90s की वाइब शो कर रहा था। नंबर 6, रिजल्ट्स। स्नाइडर कट के एक दो बैकग्राउंड स्कोर्स कई मामलों में एंड गेम से ऊपर थे, वहीं एंड गेम का वीएफएक्स स्नाइडर कट से कई गुना बेहतर और एक्यूरेट थे। वैसे दोनों मूवीज़ की स्टोरी ही कमाल की थी और बिल्कुल अलग अलग, सिवाय इस बात के कि सुपर हीरोज़ को दुनिया बचानी थी, जो हर सुपर हीरो मूवी का कहीं ना कहीं थीम होता ही है। वेल एक्टर्स की एक्टिंग ऑब्वियसली लाजवाब थे, जहाँ दोनों ही तरफ वर्ल्ड क्लास एक्टर्स प्रेजेंट थे। दोनों ही मूवीज़ काफ़ी सही समय पर अपनी अपनी कॉमिक एक्यूरेसी वाले मोमेंट्स को भी शो कर रही थी। प्लस बैटल्स जस्टिस लीग के जितने शानदार और डार्क थे, उतने ही मार्वल के बैटल्स भयंकर और गूज़बम्स देने वाले थे। यानी कि जस्टिस लीग अगर चीनी है तो एवेंजर्स एंड गेम नमक है। यानी कि आपको जो फ्लेवर चाहिए आप उसे देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जहां आपको अगर डार्क टोन के साथ थोड़ा ह्यूमर और ज़बरदस्त बैटल्स और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखनी है तो आप स्नाइडर कट को देख लीजिए या किसी को सजेस्ट कीजिए। वही फन, एक्शन और गूज़बम्स के साथ अच्छी स्टोरी और एक परफेक्ट एंडिंग 10 साल के हीरोज़ की जर्नी को देखना चाहते हैं तो एवेंजर्स एंड गेम देखें। यानी कि इस कंपैरिजन का विनर आपके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने थोड़ी देर पहले जो मूवी देखी हो आपको वही अच्छी लगेगी। वैसे भी ऐसी मूवीज़ का कंपैरिजन करके एक को अच्छा बोलना और दूसरे की बुराई करना बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि वैसे भी कई सारे डायरेक्टर्स और नॉन सुपर हीरो एक्टर्स सुपर हीरो मूवीज़ को अभी भी कोई भाव नहीं देते। यहाँ तक कि ऑस्कर जैसे अवार्ड शोज़ में इन मूवीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता, क्योंकि इन मूवीज़ में CGI और VFX का भर भर के इस्तेमाल होता है। वेल ये है तो एक आम बात, मगर सोचने वाली बात है कि कहीं आने वाले समय में सुपर हीरो मूवीज़ बनना ना बंद हो जाए।
तो गाइस ये थी जस्टिस लीग स्नाइडर कट वर्सेस एवेंजर्स एंड गेम के बीच की एक डिटेल कंपैरिजन, जिसे मैंने पुराने किए कंपैरिजन के बदले काफ़ी अलग तरीके से किया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको कौन सी मूवी इसमें से ज़्यादा पसंद आई और दोनों मूवीज़ को आउट ऑफ 10 कितना कितना देना चाहेंगे आप। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।